तुर्की साम्राज्य से, क्योंकि उसकी राजधानी कहां थी? कॉन्स्टेंटिनोपोल में, और उसमें प्रभावशाली थे तुर्क। प्रभावशाली कौन थे? तुर्क प्रभावशाली थे, ठीक है ना। अब बाकी बहुमत में तो गैर तुर्क हैं, सऊदी अरब और अमीरात में तो कौन है? अरब हैं, अरब है ना। ईरान और इराक में कौन है? सिया हैं। लीबिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, यहां भी अरब हैं। तो मिस्र तो ब्रिटेन और फ्रांस इन गैर तुर्कों को भड़काने के लिए कहते हैं कि युद्ध में अगर हम विजयी हुए तो तुमको क्या दे देंगे? स्वतंत्रता दे देंगे। तुमको क्या दे देंगे? स्वतंत्रता दे देंगे। इनको तो ये कह दिया, और तुर्कों को कह दिया तुम हमारा साथ दो, अपने सुल्तान की बात मत मानो, है ना, हम तुम्हारे साम्राज्य का विभाजन। ब्रिटेन तो हमेशा अलग अलग बात कहने के लिए जाना जाता था ना। तो ये बात हो गई। गैर तुर्कों ने ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दे दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विजयी कौन हुआ? ब्रिटेन विजयी हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन में निर्णय क्या हुआ? ओटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया। ईरान, इराक, फिलिस्तीन, लीबिया, सीरिया, मिस्र, अरब अमीरात, ये सब अलग कर दिए। किससे? ओटोमन साम्राज्य से। और इनको राष्ट्र लीग ऑफ नेशन की मैंडेट प्रणाली के अधीन कर दिया, और इस मैंडेट प्रणाली के तहत इनका प्रशासन ब्रिटेन और फ्रांस को सौंप दिया गया, ठीक है। तो ब्रिटेन ने कहा था तुर्कों से कि ओटोमन साम्राज्य का विभाजन नहीं करेंगे, कर दिया विभाजन। इसी समय तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क, पूरा नाम अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा, इसके नेतृत्व में यंग टर्की आंदोलन चल रहा था, और वो तुर्की से खलीफा को हटाना चाहते थे, खलीफा का पद ही समाप्त करना चाहते थे, और तुर्की को एक सेक्युलर देश घोषित करना। तुर्की में यह आंदोलन चल रहा है। भारत में मुस्लिम लीग एक ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था मुस्लिम लीग, ठीक है ना। और इस समय मुस्लिम लीग में प्रभाव था मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये कहलाते थे अली ब्रदर्स। क्या कहलाते थे ये? अली ब्रदर्स। इनके बेहतरीन संबंध थे, इनके राजनीतिक गुरु थे लखनऊ के मदरसा फरंगी महल के प्रमुख मौलाना अब्दुल बारी से। इनके गुरु कौन थे? मौलाना अब्दुल बारी। मौलाना अब्दुल बारी कौन थे? लखनऊ के फरंगी महल मदरसा के प्रमुख। गांधी जी का भी उनके साथ उठना बैठना था, ठीक है ना। अब तुर्की के कमाल पाशा तो कह रहे हैं कि हम खलीफा का पद समाप्त करना चाहते हैं, और भारत में मुस्लिम लीग कह रही है कि हे अंग्रेजों, तुमने तुर्की का विभाजन कर ही कैसे दिया, और तुमने खलीफा को उसके पद से हटा ही कैसे दिया? लो, गजब नहीं हो गया? तुर्की वाले कह रहे हैं और अपने वाले कह रहे हैं। ये लो, कमाल की बात नहीं है? मुस्लिम लीग कह रही है सर्व इस्लाम की अवधारणा, दुनिया भर के सभी मुसलमान हमारे भाई हैं, दुनिया के किसी भी मुसलमान के साथ जब भी गलत होगा हम बात करेंगे, ठीक है ना। और गांधी जी ने भी मुस्लिम लीग का समर्थन, एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, गांधी जी को उसका सदस्य, और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का अच्छा अवसर माना। गांधी जी ने कांग्रेस और भारत के हिंदुओं से कहा कि वो खिलाफत आंदोलन का अपना समर्थन दें। मदन मोहन मालवीय ने कहा गांधी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? गांधी जी के इस दावे का समर्थन नहीं किया किसने? मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन चलाने के खिलाफ थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है जिसका मुस्लिम लीग से कोई लेना देना, मुस्लिम लीग फालतू में ही आंदोलन चला के अपना समय खराब। वीर सावरकर लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के नेताओं ने अफगानिस्तान के अमीर को पत्र भेजा कि वो भारत पर आक्रमण कर दें, और भारत पर आक्रमण पंजाब से होगा, और ब्रिटिश सेना में अधिकांश सैनिक मुसलमान जो हैं वो पंजाब से ही हैं, उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के ही भारत मिल जाएगा। साबित हुआ ये बात। कुल मिला के जो अली ब्रदर्स थे वो गांधी जी की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अब यहां क्या लिखा हुआ है देखो, यही बात है सारी। आगे चलते हैं।
इस समय मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली और इनके गुरु थे वो लखनऊ के फिरंगी महल मदरसा के, और इनका गांधी जी से भी निकट संबंध था। तो मुस्लिम लीग ने खिलाफत दिवस कब मनाया? डायरेक्ट सवाल, ठीक है। और इसके लिए एक डेलीगेशन भेजा कहाँ? इंग्लैंड, ठीक है ना। और इस डेलीगेशन की अध्यक्षता किसने की? मुस्लिम लीग ने खिलाफत के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इंग्लैंड में एक डेलीगेशन भेजा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है ना। कहाँ पता था इनको कि खानदान में आतंकवादी पैदा हो जाएंगे? अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी, हाँ ये तभी तो कह रहा हूं, ठीक है ना। और ये डेलीगेशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से मिला। C.F. एंड्रयूज दीनबंधु वो कहता है कि ओटोमन साम्राज्य ने गैर तुर्की क्षेत्रों को तलवार के बल पर जीता था और आज तलवार के बल पर ही उससे इनको छीन लिया गया है ना। वो मैं इसकी PDF डलवा दूंगा इनसे, तो जिसको किसी का लिखा हुआ नहीं है ना, तो लिखने का झंझट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जदुनाथ सरकार ने जोर देकर कहा कि मुसलमानों का आध्यात्मिक गुरु खलीफा है, इसका कोई मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ना, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का अवसर माना, लेकिन मदन मोहन मालवीय इससे सहमत है। कर ली नहीं सारी बातें? अब खिलाफत के दोनों तो अली ब्रदर्स ही हैं। अली ब्रदर्स के गुरुजी हैं कौन? M.A. अंसारी को इंग्लैंड भेज ही दिया इंग्लैंड डेलीगेशन के लिए। इंग्लैंड डेलीगेशन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर साहब हैं ये, डॉक्टर M.A. अंसारी। मौलाना आज़ाद अली लाल वाले, ठीक है, हसरत मोहानी और हकीम। तो आपसे खिलाफत आंदोलन के नेता पूछे तो ये सारी लिस्ट याद करनी है। अरे अली ब्रदर्स हैं, ठीक है ना। M.A. अंसारी डेलीगेशन का अध्यक्ष था, और अब्दुल बारी गुरूजी हैं, हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद और हसरत मोहानी। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए अली ब्रदर्स के साथ पूरे देश का भ्रमण किया। अब भाई हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का अच्छा अवसर मान लिया है, तो फिर इसके लिए देश में यात्रा भी तो करेंगे ना। तो गांधी जी अली बंधुओं के साथ पूरे देश की। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। अरे आंदोलन चलाने के लिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया? गांधी जी को बनाया, ठीक है ना। अब आंदोलन के दौरान मुसलमानों ने जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी को बुलाया, आर्य समाज के नेता। और सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियां डॉक्टर सैफुद्दीन, रॉलेट एक्ट में आया था ना, ठीक है ना। बाद में खिलाफत आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का ही एक भाग बन गया। B.D. सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन का ही एक भाग था, खिलाफत असहयोग का हिस्सा नहीं था। मूल आंदोलन खिलाफत था, ठीक है ना। गांधी जी खिलाफत के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। असहयोग आंदोलन खिलाफत को ही आगे बढ़ाने के लिए चलाया गया था। गांधी जी का ये कहना
कि मेरे सभी कार्य अगर सही रूप से लागू किए जाएं तो देश को 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा, एक भद्दा मजाक था। ठीक है ना। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने भी तो चिट्ठी लिखी थी गांधी जी को इसके लिए कि आपने कहा था कि 1 साल मुझे दे दिया जाए, तो 1 साल से ज़्यादा दिया है देश ने आपको, और आप कहते हो अहिंसक तरीकों से। तो देश जितना अहिंसक हो सकता था उससे ज़्यादा अहिंसक हुआ, और ये तो कायरता के समान था। ऐसे एक बड़ी कठोर चिट्ठी लिखी थी। ये तो दोनों आंदोलन में मिक्स हो जाएंगे। और उधर टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा क्या चलाएगा? युवा तुर्क आंदोलन क्या चलाएगा? इसने खलीफा, अच्छा, जब मुस्तफा कमाल पाशा इंग्लैंड में था तो मुस्लिम लीग का डेलीगेशन भी तो इंग्लैंड में था। तो मुस्लिम लीग के इस डेलीगेशन ने कमाल पाशा से भेंट की और उससे रिक्वेस्ट की कि सर कमाल पाशा, अगर आप खलीफा का पद समाप्त नहीं करेंगे तो हमको बहुत अच्छा। कमाल पाशा ने अपने उससे पूछा, सेक्रेटरी से, कौन है ये? मतलब इनकी जबरदस्त इंसल्ट करके, हाँ, इनको ढंग से जवाब भी नहीं दिया। भाई उसके देश के मामले में दूसरे देश के लोग दखल कैसे दे सकते हैं? इसलिए, और वो एक सेक्युलर व्यक्ति था, तभी तो उसने टर्की को क्या घोषित किया? सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में खलीफा का क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह मुद्दा ही मर गया। कई बार मुद्दा मर जाता है ना, अपन जिन बातों को लेके जोर शोर से आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है ना, बाद में पता चलता है कि ये तो मांग ही ऑटोमेटिक समाप्त हो गई है। अच्छा, यहां देखो कुछ बातें हैं पता होनी चाहिए आपको। शंकरलाल बैंकर और उमर सोबानी ने बंबई से एक अखबार निकाला था, कौन सा? बाद में गांधी जी के पास ये अखबार आ गया और गांधी जी से कहां से निकालने लगे, और ये अंग्रेजी में था। यंग इंडिया अखबार मूल रूप से शंकरलाल बैंकर और उमर सोबानी का था। ठीक है। इंदुलाल याग्निक गुजराती में नवजीवन निकालते थे और ये मासिक था। जब गांधी जी के कंट्रोल में ये अखबार आया तो गांधी जी से, तो अभी तक गांधी जी के कितने अखबार हो गए? इंडियन ओपिनियन अफ्रीका में, ठीक है ना, एक यंग इंडिया, दूसरा, तीसरा नवजीवन, आगे एक हरिजन और आएगा। फिर इजी गोइंग सवाल आएगा, कौन सा अखबार गांधी जी का है, कौन सा अखबार गांधी जी का नहीं है। ठीक है। अब गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन कौन सा? असहयोग, नॉन कॉरपोरेशन, सरकार को किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना। तो गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन पढ़ेंगे अपन, है ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो गांधी जी जो है वो अपने आंदोलन के लिए एक रणनीति अपनाई थी उन्होंने, संघर्ष विराम, संघर्ष विराम संघर्ष। ठीक है ना। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें संघर्ष होता है, कोई भी कार्य करेंगे तो जिंदगी में उसमें क्या होएगा? संघर्ष होएगा। तो वो संघर्ष कितने समय तक कर सकते हैं? अरे दीर्घ अवधि तक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमें थोड़े टाइम के लिए, अरे दिन 24 घंटे का होता है, इसमें 12 घंटे काम करने के लिए होते हैं और 12 घंटे आराम करने के लिए होते हैं, निकरी सोने के लिए होते हैं। ठीक है ना। फिर वो LNT के चेयरमैन कहते हैं सुब्रमण्यम जी, 90 घंटे काम करो। हाँ, अपरिहार्य कंडीशन में या इमरजेंसी में, ठीक है ना, हम 90 घंटे काम कर सकते हैं, 100 घंटे भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि रोजाना 90 घंटे काम करो, तो हर वीक में 90 घंटे काम करो, तो आप 15 घंटे काम कर सकते हो, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन।
लेकिन आप 350 दिन 15 घंटे काम और कोई कर रहा हो तो हाँ बताओ, मुस्कान कैसे हंस रही हो तुम? कोई कर रहा हो तो यार हो सकता है, हो सकता है, वो नहीं रहा, कहाँ हो रहा है? मैं कर रहा हूँ, कैसे पता चला तुमको? फिर कैसे नहीं कर सकते काम? अगर चाहे तो अपन काम कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए अपने को क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन। ठीक है, जैसे इंद्राणी नींद नहीं लेती है, इसने भी कह रखा है कि मैं भी भगवान जाम्बो जी की सच्ची उत्तराधिकारी बन के रहूंगी, चाहे कुछ ही हो जाए, न्यू करी चाहे कुछ ही हो जाए। शहीद करवाना चाहती है ये है। कंपटीशन आधा तो यही खत्म, फालतू में चिंता रहती होगी इसे कि एक तो ये सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना? तुम में से कईयों को दिक्कत रहती होगी ना कि यार ये पास हो जाएगा, इसकी तैयारी बढ़िया है, इसका कुछ किया जाए। आज मीना कुमारी पहले आके बैठ गई, खाना वाना रेडी, और बैग में कुछ नहीं है। अब तो बहुत दिनों से आराम चल रहा है, तो अब तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत, जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, खाएंगे नहीं तो। गांधी जी से प्रेरित हैं शायद अपन, गांधी जी की तरह अपन भी सिक्स पैक मेंटेन, ठीक है ना? तो सरकार को किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना, गांधीवादी आंदोलनों की, असहयोग आंदोलन की रणनीति है। और गांधीवादी आंदोलन की रणनीति थी संघर्ष विराम संघर्ष, ठीक है ना? अब अर्पिता ने देखो कई महीने संघर्ष कर लिया, कितने दिन संघर्ष कर लिया? अरे 1 साल संघर्ष कर लिया, तो फिर विराम लेने ये घर चली गई 3 महीने, ये लो। तो घर वालों से जितना भी लड्डू खा सकती थी, जितना भी दूध पी सकती थी, सारी एनर्जी लेके और वापस संघर्ष करने के लिए मैदान में आ गई है। एमए की परीक्षा देने आई है ये, ठीक है ना? एग्जाम है ना अगले महीने से। तो गांधीवादी रणनीति जो है वो व्यवहारिक रणनीति है, संघर्ष करो, फिर थोड़े टाइम के लिए विराम करो और फिर संघर्ष करो, ठीक है ना? जैसे प्रियंका है, वो प्रियंका, इतनी प्रियंका है यहाँ की। कल एक प्रियंका आई तो मैंने तुरंत कहा प्रियंका कौन है? मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो HS02 की प्रियंका है, शायद 1 की प्रियंका है। इस शताब्दी में अपन ने तो नहीं बोलने की सौगंध खाई थी, भूल गए। ठीक है, प्रियंका ऐसे 5 दिन पढ़ती है और फिर 5 दिन का संघर्ष हो जाता है, और फिर 15 दिन के लिए घर विराम, और फिर घर से लौट के आती है, और फिर वापस संघर्ष। तो गांधी जी सही कहते थे, मानव की कार्य करने की, संघर्ष करने की क्षमताएं सीमित हैं, ठीक है ना? लेकिन इससे ज़्यादा मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ संघर्ष करने की क्षमताएं सीमित है। और गांधी जी ने भी कहा था कि पहले संघर्ष करो और फिर आराम करो। संघर्ष कर लिया, 3 दिन पढ़ लिए, अब 5 दिन आराम करेंगे, गांधी जी कह के गए थे। ऐसा नहीं है ना? हाँ सानू, ऐसा नहीं है। अपन गांधी जी को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं? दोनों को ही मानते हैं। कारण जैसे हाँ एग्जाम्पल दे दो इसके, तो कड़े ऐसी है कि सैलरी सिस्टर ले लेगी। जैसे बंगाल में ब्रिटिश शासन लागू हो गया, तो बंगाल के समाज का नैतिक पतन हो गया, नैतिक पतन हो गया। कैसे? उनकी मॉरल वैल्यूज खत्म हो गई। अरे यार सारा पैदा कर रहे हैं, सारा उगा रहे हैं, सारा टैक्स के रूप में ले जा रहे हैं, लो उगाएंगे ही नहीं, ले जाओ। उगाएंगे तो लोगे ना, लो नहीं उगा रहे, चरखा तकली काट रहे हैं, सूत काट रहे हैं, लेके गुमास्ते, लो अंगूठा ही काट लिया।
अरे साहब क्या करें, चरखा काटते समय सूत काटते समय ये तो दोनों अंगूठे ही, अब काम कैसे होएगा। नैतिक पतन हो गया, तब से अब तक नैतिक पतन ही चल रहा है, तब से लेके अब तक। एग्जाम्पल देके बता दो। और भगत सिंह का क्या है? और किसने नहीं दिया था? फिर उनका नाम तो नहीं लिया आपने। चलो बढ़िया है भाई। गांधी जी की सबसे बड़ी देन यही थी कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जनता से जोड़ दिया, लेकिन और भी बहुत सारे लोग थे जो ये काम कर रहे थे। ये तो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस सीताराम मैया ने लिख के सारा क्रेडिट गांधी जी को दे दिया। बाकी ऐसी बात, ये बात सही है लेकिन एकमात्र यही बात सही नहीं है। तो अपन कह रहे थे, गांधी जी कह रहे थे कि असहयोग करना, तो सरकार को किसी भी रूप में सहयोग, जैसे सरकारी उपाधियों का त्याग कर दो, सरकारी स्कूल नौकरी और अदालतों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, विधान परिषदों का बहिष्कार कर दो। सरकार को किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना, सरकारी उपाधियों का त्याग कर दो, सरकारी स्कूल, सरकारी नौकरी, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार कर दो, विदेशी वस्तुओं का। जब आप सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दोगे तो न्याय किससे करोगे? ग्राम पंचायतों के माध्यम से। जब आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करोगे तो ऑटोमेटिक, जब आप विदेशी कपड़े नहीं पहनोगे तो चरखा चलाओ सूत कातो और खादी पहनो, चरखा चलाओ सूत कातो। और जब आप सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप राष्ट्रीय स्कूल खोलो। तो काशी, बिहार और गुजरात विद्यापीठ खोले गए, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया खुला, जो बाद में दिल्ली चला गया, जो बाद में दिल्ली, इसी समय वो अलीगढ़ का मदरसा एंग्लो एंग्लो मोमडम एंग्लो ओरिएंटल मोमडम कॉलेज है ना, वो इस समय क्या बन जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। लाला लाजपत राय और भाई परमानंद, इन्होंने मिलके लाहौर में नेशनल कॉलेज खोल दिया। ठीक है ना। ये राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कॉलेज खुल गए। कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए सुभाष बाबू। आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। समझाया लोगों ने, अंग्रेजों ने समझाया, अरे सुभाष बाबू, रंगा बाबू, लोगों के दिलों पर राज करोगे, सुभाष लोगों पर राज करोगे, इस्तीफा देके क्यों जा रहे हो? सुभाष बाबू ने कहा, मैं लोगों पर नहीं दिलों पर राज करना चाहता हूँ। तो असहयोग का मतलब था सरकार को किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना। जैसे सरकार की स्कूलों का बहिष्कार कर दो, सरकार की अदालतों का बहिष्कार कर दो, विधान परिषदों का बहिष्कार कर दो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कर दो, उपाधियों को लौटा दो। ठीक है ना। ये सारे। और अब जब इनका बहिष्कार करोगे तो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खुद के स्कूल खोलो, ग्राम पंचायतों के माध्यम से न्यायिक कार्य कराओ, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दो और चरखा चलाओ। और अब इन सबको याद करना है, इससे अच्छा है आप एक सिंगल बात याद करो, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कर बहिष्कार शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में टैक्स बायकॉट शामिल, अगर टैक्स बायकॉट की जरूरत पड़ी तो बारदोली में बैठ के चर्चा करेंगे, पहले से तय था। अगर कर बहिष्कार की जरूरत पड़ी तो चर्चा कहां करेंगे? और बारदोली में चर्चा तो होगी लेकिन आंदोलन वापसी की चर्चा होगी। ठीक है। तो ये आंदोलन के मुद्दे समझ, वो कार्यक्रम समझ में आ गया आपको? ठीक है। और गांधी जी ने यंग इंडिया अखबार में लिख दिया, यदि मेरे सभी कार्यक्रम सही रूप में लागू कर दिए जाएं तो मैं 1 वर्ष के भीतर ही
ये अलग बात है कि अब तक कांग्रेस को और गांधी जी दोनों को पता नहीं था स्वराज का मतलब क्या है। यहां स्वराज मांग रहे हैं, आगे अभी स्वशासन मांगेंगे, फिर आगे डोमिनियन स्टेट मांगेंगे, और फिर पूर्ण स्वराज मांगेंगे। तो खुद ही कंफ्यूज थे कि करना क्या है। ठीक है ना। मतलब जैसा ये कहते हैं कि कोई भी आंदोलन अनेक दुर्घटनाओं का शिकार होता है, यूटर्न का शिकार होता है, पक्ष और विपक्ष का शिकार होता है। सेम यही कंडीशन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी थी, अलग थोड़ी ना था ये आंदोलन भी, ये भी वही था। ठीक है। तो अब जब गांधी जी ने कहा 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा और आंदोलन चलना शुरू हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? और गांधी जी ने बोर पदक, जुलू पदक और केसरे हिंद ये तीनों उपाधियां लौटा दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि। आंदोलन तो 1 अगस्त 1920 से शुरू कर दिया गांधी जी ने, और गांधी जी ने इसके लिए अपनी उपाधियां लौटा दी। तो रॉलट एक्ट के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि लौटाई? अरे गांधी जी ने उस समय अपनी कोई उपाधि नहीं लौटाई। गांधी जी अपनी उपाधियां कब लौटाएंगे? असहयोग आंदोलन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और शंकर लाल नायर ने वायसराय काउंसिल से इस्तीफा। ठीक है ना। जब रॉलट एक्ट कानून संसद केंद्रीय विधान परिषद से पारित हुआ, इसके विरोध में विधान परिषद से इस्तीफा देने वाले भारतीय कौन थे? बोलो ममता। रॉलट एक्ट कानून जब साम्राज्यीय विधान परिषद से पारित हुआ तो इसके विरोध में इस्तीफा देने वाले भारतीय सदस्य कौन थे? ठीक है। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजरूल हक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय काउंसिल से इस्तीफा देने वाले भारतीय कौन थे? शंकरलाल नायर है। कितने आसान आसान सवाल है, देख लो। ठीक है ना। तो जब आसान सवाल आते हैं फिर मात खा जाते हैं। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होते ही अपनी उपाधियां लौटा दी। गांधी जी ने बोर पदक, जुलू पदक और केसर हिंद कब लौटाए? जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि छोड़ी? राय बहादुर की। कौन सी उपाधि छोड़ी? जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, सुबह सुबह ही तिलक का निधन। 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा सितारा लुप्त हो गया। आधुनिक भारत के निर्माता तिलक अब नहीं रहे। ठीक है ना। उनका अंश ब्रह्मा में मिल गया। देखो, गांधी जी का आंदोलन चल रहा है 1 अगस्त से, गांधी जी तो चला रहे हैं आंदोलन। अब उन्होंने कांग्रेस को सुझाव दिया कि भाई वो मेरे आंदोलन में शामिल हो जाए। तो फिर कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया सितंबर 19। विशेष है, स्पेशल सेशन है। सेशन तो दिसंबर में होगा ना भाई। इसके अध्यक्ष थे कौन? ठीक है ना। गांधी जी ने इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस आंदोलन का जोर शोर से विरोध किया किसने? चितरंजन बाबू के साथ थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली। इनका कहना था भाई अभी अभी भारत शासन अधिनियम में कहा है कि विधान परिषद के चुनाव करवाएंगे। भारत शासन परिषद में प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था ना, कि विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, एक बार चुनाव में भाग लेते हैं, उसके बाद आंदोलन चला लेंगे। लेकिन मोतीलाल नेहरू जो है वो गांधी जी के प्रस्ताव के समर्थन में आ गए। तो कांग्रेस के सदस्य 2 गुटों में बट गए। तो फिर बात करने के लिए, पूरी बात करने के लिए कि भाई अब अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाएंगे। सितंबर 1920 में कांग्रेस का स्पेशल सम्मेलन हुआ कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? स्वदेशी आंदोलन के कारण लाला जी को मांडले जेल भेज दिया गया था, लेकिन जनता के दबाव में इनको छोड़ना पड़ा।
फिर इनको देश से निष्कासित कर दिया गया, ये इंग्लैंड चले गए, फिर विश्व युद्ध शुरू हो गया, फिर अमेरिका चले गए, तो ये वापस वहाँ से लौट नहीं सके, और ये अब लौटे थोड़े दिनों पहले ही। तो लाला लाजपत राय जी की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए कांग्रेस के स्पेशल सम्मेलन का अध्यक्ष उनको बना दिया गया। पता चल गया वो अध्यक्ष क्यों बने, ठीक है ना। तो लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति के अकेले मेंबर जो अध्यक्ष बने, लाला लाजपत राय, ठीक है। इस सम्मेलन में गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसका विरोध किया चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने जब विरोध किया तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और लाला, ये उनके साथ हो गए। इन्होंने कहा कि भाई अभी विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, तो हम एक बार चुनाव लड़ लेते हैं, इसके बाद सोच लेंगे आंदोलन चलाना है कि। लेकिन मोतीलाल नेहरू गांधी जी के प्रस्ताव के समर्थन में, मोतीलाल नेहरू के भी तो समर्थक थे, तो फिर कहा कि भाई अब कांग्रेस का जो फुल सेशन होगा दिसंबर में नागपुर में, उसमें चर्चा करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो अब कांग्रेस का दिसंबर सेशन हो रहा है कहां, इसके अध्यक्ष कौन है, कलकत्ता सेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। और नागपुर में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ही किसने रखा, अरे विरोध का कारण था विधान परिषद के चुनाव, वो चुनाव हो लिए, तो विरोध का जो मुद्दा था वो मुद्दा ही मर गया। अब मुद्दा ही मर गया तो फिर क्या जरूरत है। तो पहले जो लड़ाई थी वो विचारों की लड़ाई थी, व्यक्तियों के आपसी मतभेद, मनभेद नहीं था, है ना, वैचारिक भेद था। तो इस समय तक चुनाव हो चुके थे, तो फिर कांग्रेस ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को अपनी स्वीकृति, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन को अब कांग्रेस का संगठन का लाभ मिल गया ना, तो अब वो ज्यादा तेज होगा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन, ये नागपुर सम्मेलन में कांग्रेस ने कुछ प्रस्ताव भी पारित किए थे। कांग्रेस के इतिहास में और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में नागपुर सेशन जो है वो बहुत महत्व रखता है। देखो कैसे, पहले कांग्रेस का उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्ति। कांग्रेस जब स्थापित हुई, कांग्रेस का जब संविधान बनाया गया, तो कांग्रेस के संविधान में लिख दिया गया कि हम स्वशासन प्राप्त करना चाहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा था, ब्रिटिश शासन का भारत में दीर्घ अवधि तक बने रहना भारत के हित में है। देख ले मसला, तो अरविंद घोष सही तो कहता था, नरम उदारवादी, निष्ठावादी, सही नाम दिए थे उसने। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन का दीर्घ अवधि तक बने रहना भारत के, तो ऐसा ही प्रस्ताव है कांग्रेस का। कांग्रेस कह रही है हमारा उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्ति है, ठीक है। नागपुर सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना उद्देश्य अहिंसक तरीके से, बदल गया संविधान। दूसरा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन जब पार्टीशन के समय भयंकर दंगे होंगे, सांप्रदायिक तनाव होगा, तो कांग्रेस अपनी बात से पीछे हट जाएगी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर। इसके विरोध में आंध्र प्रदेश में श्री रामालू ने भूख हड़ताल कर दी थी ना, और बाद में फिर इनको राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करना पड़ा, और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर फिर इनको भाषा के आधार पर राज्य गठित करने पड़े। तो ये मांग यहां थी। तिलक ने कहा था, तिलक ने 1915 में कहा था, ये क्या तरीका है, बार बार हम सारे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, फिर उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखते हैं, फिर बात करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जरूरी कामों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास एक केंद्रीय कार्यकारिणी होनी चाहिए जो दैनिक कामकाजों को निपटाए, है ना, एक कोर कमेटी होनी चाहिए। तो तिलक ने वो प्रस्ताव दिया था उस समय लखनऊ सम्मेलन में 1916 में, लेकिन तिलक की बात तो मानते नहीं थे ना। ये तिलक तो सही कह रहा है तो भी विरोध है, गलत कह रहा है तो भी विरोध है तिलक का। तो तिलक ने कुछ कह दिया मतलब अल्लाह बोल दो, तिलक की बात तो मानेंगे ही नहीं। अब गांधी जी ने यही बात की तो मान ली, दैनिक कामकाज देखने के लिए क्या बना दी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसको बोलते हैं आजकल आला कमान, हाई कमान। हम वही करेंगे जो हाई कमान कहेगा।
तो ये हाई कमान कहाँ आया है? नागपुर सेशन में आया है। ठीक है, पहले कांग्रेस का जो सदस्यता शुल्क था ना, वो 1 रुपए था। पहले कांग्रेस का सदस्य शुल्क कितना था? 1 रुपए, यानी 16 आना। अपन कहते हैं ना आदमी साहब बहुत बढ़िया है, 16 आना खरा है, नहीं कहते? ठीक है, अब 1 रुपया बहुत था उस जमाने में, अब इसको इन्होंने घटा के और कितना कर दिया? 4 आना। 4 आना, 4 आना यानी 54, 25 पैसे। तो भाई इससे क्या होगा? कांग्रेस की रीच बढ़ेगी ना, सदस्य ज्यादा बढ़ेंगे, सदस्य ज्यादा बढ़ेंगे ना। बताओ, उस जमाने में राजनीतिक दल अपना सदस्य बनाने के लिए पैसे लेते थे, और अब क्या है? अब तो बस मोबाइल से मिस कॉल दे दो, है ना। अब तो एक और भारी दिक्कत है यार, आप कहीं बैठे हो, है ना, और आपका मित्र आता है या आपका कोई संबंधी जानकार आता है, वो कहता है आपको मोबाइल देना, चिल्ले नंबर डायल करता है, मिस कॉल, आपको पता ही नहीं सदस्य बना दिया। तुम भी बन चुके होंगे, तुम तो खैर मर्जी से ही बन गए होंगे, नहीं बने? तुम में से कोई भी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है? 25 पैसे तो उस जमाने में थे यार। अब तू 25 पैसे देके कांग्रेस के सदस्य बन गया, ठीक है, और जैसे ही फिर तू जा रहा है तो मस्तराम ने पूछा ये कांग्रेस का सदस्य है क्या? मैंने कहा अच्छा 54। कांग्रेस के सदस्यों को, भाई उस जमाने में कांग्रेस की ज्यादा रीच नहीं थी ना, तो लोग मजाक बनाते थे, तो कहते थे अरे 54 इधर आ। लोगों ने कितने कितने मजाक से रामचंद्र जी, ठीक है। लेकिन फिर लोगों को जगाने के लिए प्रभात फेरियां निकालते थे, सुबह सुबह गांव में निकलती थी ना प्रभात फेरियां, सुनो सुनो भाइयों सुनो, ब्रिटिश घुसपैठिया हमारे राज्य में घुस आया है, उसने फर्जी आधार भी बनवा लिया है, राशन कार्ड भी बनवा लिया है, पैन कार्ड भी बनवा लिया है, और उसने दिल्ली के तख्त पर भी अधिकार। अब जरूरत है हम सब देश के लोग एकजुट होके और उस घुसपैठिए को बाहर निकाल फेंके। ऐसे चिल्लाते थे सुबह सुबह प्रभात फेरियां, जैसे आजकल बोलते हैं ना, आजकल तो गाने गाते हैं सुबह सुबह, भजन गाते हैं ना, उस समय ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन की बातें करते थे। बहुत अपमान सहा लोगों ने, तब जाके लोग जागरूक हुए हैं, तब जाके लोगों को लगता ही नहीं था कि यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी बात, गांधी जी ने कांग्रेस से प्रस्ताव पारित करवा लिया। 2 भारत थे, एक था, एक भारत था विदेशी भारत, जो एक भारत था जो विदेशियों के अधीन था, जिसमें अंग्रेज थे, पुर्तगीज थे, फ्रांसीसी थे। भारत में 3 विदेशी शक्तियां शासन कर रही थी। पुर्तगाली गोवा में थे, ठीक है ना, फ्रांसीसी जो थे वो चंद्रनगर में, पांडिचेरी में, यनम और माहे में थे, दमन दीव और दादर और नगर हवेली और गोवा पुर्तगालियों के पास था, है ना, और शेष भारत अंग्रेजों के पास था। तो जो अंग्रेजों के पास जो भारत था उसमें 2 भारत थे, एक जो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन था और दूसरा देसी रियासत है, नेटिव स्टेट थी। तो नेटिव स्टेट में राजा और नवाब शासक थे, और राजा और नवाबों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो गांधी जी का वही डायलॉग, बुरे से बुरे आदमी में भी भलाई का कोई ना कोई गुण अवश्य मौजूद होता है। तो गांधी जी चाहते थे कि ये देसी राजा और नवाब जो हैं ये तो हमारे अपने आदमी हैं, पहली जरूरत है इस विदेशी आदमी को यहाँ से भगा देना। अगर हमने विदेशी शक्ति को यहाँ से भगा दिया तो हमारे लोगों को तो हम थोड़े से समय में समझा लेंगे, और अगर हमने दोनों मोर्चों पे एक साथ लड़ाई शुरू कर दी तो ये राजा हमारा निर्मम दमन, अंग्रेज तो फिर भी थोड़े बहुत हिचकाएंगे, लेकिन राजाओं के यहाँ तो संविधान नाम की कोई चीज, इसलिए हम राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। राजा हमारे अपने लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और ये बात से ही मान जाएंगे। क्या गांधी जी सही साबित नहीं हुए? एक बार जब भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो 565 देशी रियासतें तो यूं आ गई ना, ठीक है ना, केवल जूनागढ़, केवल हैदराबाद और केवल कश्मीर, कश्मीर पाकिस्तानीकरण उलझ गया, ठीक है ना, जूनागढ़ का नवाब भी थोड़े से उसमें पाकिस्तान भाग गया, और हैदराबाद के लिए हमको पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी।
तो ये नागपुर सम्मेलन कांग्रेस इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कांग्रेस का संविधान बदल दिया गया। कांग्रेस का उद्देश्य अहिंसक तरीकों से स्वराज्य प्राप्ति हो गया, जो पहले संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्ति था। ठीक है ना। कांग्रेस का दैनिक कामकाज देखने के लिए 15 सदस्यीय CWC का गठन किया गया। ये प्रस्ताव मूल रूप से तिलक ने लखनऊ कांग्रेस में दिया था। कांग्रेस का सदस्यता शुल्क 1 रुपए से घटाकर 25 पैसे कर दिया गया। रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। रियासतों की जनता कांग्रेस के नाम पर आंदोलन नहीं चला सकती। और भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। जब नागपुर सेशन में कांग्रेस ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को अपनी स्वीकृति दे दी, इसके विरोध में विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, ठीक है ना, और मोहम्मद अली, विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस छोड़ दी। गुड बाय टाटा। दोबारा किसी रास्ते पर फिर रहेंगे। हम पहले ही बात कर चुके, गांधी जी ने जुलू पदक, पौर पदक और केसर हिंद की उपाधि जमनालाल बजाज ने, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, राजगोपालाचारी और MR जयकर, इन्होंने अपने भरे पूरे कैरियर को ठोकर नहीं करेंगे सरकारी कोर्ट्स में वकालत। ठीक है ना। अब हम देश की सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काशी, गुजरात और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। आज ये सब यूनिवर्सिटी हैं। काशी, बिहार और गुजरात में विद्यापीठ खोली गई। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थापित किया गया और एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में था उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया और जामिया बाद में दिल्ली चला गया। सुभाष चंद्र बोस भी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। लाला लाजपत राय और भाई परमानंद दोनों ने मिलकर लाहौर में नेशनल कॉलेज खोल दिया। ठीक है ना। शिक्षा का जो बहिष्कार है वो बंगाल में सबसे ज्यादा सफल रहा और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार कार्यक्रम में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सबसे ज्यादा सफल रहा। शिक्षा का अधिकार सबसे ज्यादा कहां सफल हुआ? बंगाल। विदेशी वस्तुओं के जो बहिष्कार का नारा दे रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कपड़ों का बहिष्कार सफल रहा। गांधी जी हमेशा कहते रहे चरखा चलाओ, सूत कादो और अब गांधी जी पहुंच गए विजयवाड़ा कांग्रेस में, वहां ये भाषण दे रहे थे। जब ऐसा कह रहे थे तो मीना कुमारी ने कहा अच्छा तुम तो ये 6 कपड़े पहन के बैठे हो, कोट अलग से पहन रखा है, ठीक है, और खादी इतनी महंगी है, हम कहां से लाए पैसे? तो विजयवाड़ा कांग्रेस में ही कहा गांधी जी ने कि अगर मेरे लोग पूरे कपड़े पहनने की क्षमता नहीं रखते हैं, हैसियत नहीं रखते हैं, तो मैं भी अब से लंगोट। वही पूछने लगे मसराम, ये गांधी जी ने लंगोट पहनने का निर्णय कौन से सम्मेलन में लिया? तो मैंने कहा ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहेगा नेता कैसे हो सकते हैं, गांधी जी से सीखना चाहिए। लोगों की नेतागिरी करने के लिए आपको लोगों जैसा दिखना पड़ेगा, उनके साथ खाना खाना पड़ेगा। नेताओं ने इसे दिल से ले लिया कि हम जाएंगे दलितों के साथ खाना खाएंगे, लेकिन खाना बाहर से लाएंगे और हमारे वहां पहुंचने से पहले उसके घर की बढ़िया मरम्मत करवाएंगे, बढ़िया साफ सफाई, पानी की बोतल भी बाहर से लाएंगे। ठीक है ना। और फिर अब आजकल ये छपने लग गया ना, तो अब फिर पानी की बोतल पहले ले जाके रख दी जाती है ना, और बर्तन बांटने भी पहले से ले जाके रख दिए जाते हैं, खाना भी पहले से ले जाके रख दिया जाता है। ठीक है ना, बना बनाया, फिर उसमें एक चमचा डाल के और फिर उसको घुमाता हुआ दिखाते हैं कि देखो भारत के वेटिंग इन PM जो हैं वो देखो क्या मटन पका रहे हैं, और मटन पकाने की रेसिपी बता रहे हैं कि मैंने चारा खा लिया, भैंस खा ली, ठीक है ना, नौकरी के बदले ज़मीन भी खा ली,
वो रेसिपी पका, वो मटन पकाने की रेसिपी बता रहे हैं, बताओ कैसी बात। समझ गए ना, बातें समझ गए, तो नहीं समझ गए तो और भी अच्छी बात है। तो फिर गांधी जी ने कपड़े त्याग दिए और लंगोट धारण कर ली। अब देखो एक मूलभूत अंतर है, गांधी जी एक अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, अंबेडकर भी एक ठीक ठाक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन गांधी जी को जन्म से वो सारी चीजें मिली, इसलिए उनका उनसे कोई लगाव। अंबेडकर ने वो कोट कमाया था। अंबेडकर से पहले, डॉक्टर अंबेडकर से पहले उनके खानदान में किसी ने भी कोट नहीं पहना होगा। इवन भारत के दलित वर्ग में भी शायद ही किसी लोगों ने कोट पहने होंगे, इसलिए अंबेडकर हमेशा, डॉक्टर अंबेडकर कोट पहन के रहते थे। ये फर्क था गांधी जी और अंबेडकर में, मूल फर्क। अब इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा पर आए और वो बंबई उतरे, तो इसके विरोध में बंबई में हड़ताल हो गई और बंबई के सारे मजदूर भी हड़ताल में शामिल है और हड़ताल चली 4 दिन तक। और उस हड़ताल में थोड़ी क्या हो गई, हिंसा हो गई। और फिर गांधी जी ने लिखा, बंबई में जो कुछ हुआ है उससे जो दुर्गंध फैली है, उस दुर्गंध से मेरी नाक फट गई है। ये तो तिलक में पढ़ा दिया होगा ना अपन ने। तिलक का जब निधन हो गया था तो कांग्रेस ने तिलक स्वराज्य कोष का गठन किया और तिलक स्वराज कोष में 6 महीने में ही 1 करोड़ रुपए आ गए। तब जाके कांग्रेस के उन लॉयलिस्टों को पता चला कि तिलक देश की जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं, और घबराकर उन्होंने वो फंड ही बंद कर दिया। विजयवाड़ा सम्मेलन में ही कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था, देश अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है। ऑफिशियली बताओ, स्वराज मांग रहे हैं अभी, ये स्वराज मांग रहे हैं और फिर उसी सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर दिया कि भारत अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, इनको खुद को पता नहीं था क्या मांग रहे हैं। देखो, ब्रिटेन की लेबर पार्टी का अखबार था डेली हेराल्ड, उसने कहा प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के खिलाफ बंबई में जो हड़ताल चली 4 दिनों तक, वो सबसे बड़ा अभ्युत्थान था। ठीक है ना। अब इस दौरान सरकार समर्थक और हड़ताल कर्मचारियों के बीच संघर्ष हो गया, तो गांधी जी ने कहा, पिछले दिनों जो स्वराज्य में मैंने देखा है उसकी बदबू से मेरी, यही कहा था मैंने अभी। अब जब गांधी जी ने कहा कि 1 साल के भीतर स्वराज्य हासिल कर लेंगे, तो पूरा देश बहुत उत्साहित हो गया कि यार क्या पता आजादी मिलने ही वाली है। अब इस आजादी का मतलब, इस स्वराज्य का मतलब लोगों ने अलग अलग लगाया। स्वराज्य का मतलब लोगों ने अलग अलग लगाया। प्रियंका ने स्वराज्य का मतलब लगाया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने ही वाले हैं। ठीक है ना। गरीबों ने स्वराज्य का अंतर लगाया, स्वराज्य का मतलब निकाला कि अपन तो धनवान बनने ही वाले हैं। ठीक है ना। जो महाजनों के, सूदखोरों के यहाँ ऋण जाल में फंसे हुए थे, उन्होंने अंदाजा लगाया लोन माफ, खाया पिया सब अपना ही हो जाएगा। ठीक है ना। जो जंगल में आदिवासी रहते थे, उन्होंने अंदाजा लगाया जल, जंगल और जमीन अपनी। ठीक है। तो सबने स्वराज्य के अपने अलग अलग, इसलिए असहयोग आंदोलन में अलग अलग आंदोलनों का गुट शामिल था। ठीक है ना। मलाबार क्षेत्र में जो मोपेला रहते थे, उन्होंने अंदाजा लगाया कि हिंदू जमींदारों से हमको मुक्ति मिल जाएगी, और गांधी जी अली बंधुओं के साथ यात्रा करने गए थे तो वहां भी गए थे। इससे उनका मोरल इतना ज्यादा उठ गया ऊपर कि उन्होंने अली मुसलियार के नेतृत्व में खिलाफत ही स्थापित कर दी और हिंदू जमींदारों को दौड़ा दौड़ा के मारा, और फिर वो सांप्रदायिक हो गया, भयंकर सांप्रदायिक हो गया। ठीक है ना। तो ये सारी बातें उस एक वर्ड में छिपी हुई थी, स्वराज्य मिल जाएगा 1 साल में। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां किसान आंदोलन हो गया जोर शोर से, और किसान आंदोलन, वो किसान जो थे वो सब मजदूर की हैसियत में थे, जमींदारों के अधीन थे। तो यहाँ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो ये आंदोलन हुआ, तो उसमें आगरा, अवध, आगरा और अवध, जिसको अपन आज क्या कहते हैं, संयुक्त प्रांत। ठीक है ना। वहां जो ये किसानों का आंदोलन हुआ, वो हुआ एका आंदोलन के नाम से। किस नाम से हुआ? एका आंदोलन। आगरा और अवध में कौन सा आंदोलन हुआ? एका आंदोलन। और ये एका आंदोलन चलाया
मदारी पासी और सहरेब ने, ठीक है। इससे पहले वो संयुक्त प्रांत में अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने बनाई रखी थी, ठीक है। अब देखो उसी किसान आंदोलन में जब गोरखपुर के चोरी चौरा में किसान जुलूस निकाल रहे थे, मार्च कर रहे थे, उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज, किसानों का गुस्सा आ गया तो थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिंदा जल गए, ठीक है ना, जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बारदोली में तो बैठक तो इसलिए होने वाली थी कि कर बहिष्कार के बारे में निर्णय लेना है। चोरी चोरा कांड कब हुआ? कांग्रेस की CWC की बैठक बारदोली में होनी तो इसलिए थी कि टैक्स बहिष्कार के बारे में निर्णय लेंगे, और गांधी जी ने इस वर्किंग कमेटी में बिना किसी से पूछे और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा, इसके खिलाफ BS मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ कौन है ये? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कहां कर दिया? कहां पे? बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। निर्णय तो कर बहिष्कार के बारे में होना था, और गांधी जी ने बिना किसी से पूछे मैं अहिंसा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए, ऐसा कह के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है ना। अब बेचारे वो चोरी चोरा कांड के जो आरोपी थे वो जेल में पहुंच गए, तो उनका मुकदमा लड़ने के लिए आगे आए कौन? मदन मोहन मालवीय। और जब गांधी जी के इस निर्णय का पता चला कि उन्होंने चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है, तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने गांधी जी को विरोध में पत्र लिखा। गांधी जी के इस फैसले का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने उनको पत्र लिखा। पता है गांधी जी ने क्या जवाब दिया? ये तीनों जेल में थे असहयोग आंदोलन के कारण। गांधी जी ने कहा, राजनीतिक कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, इसलिए नीति निर्धारण के संबंध में उनकी सलाह नहीं ली जा सकती। जेल में जो व्यक्ति है वो नागरिक दृष्टि से, समझिए कितनी जोरदार इंसल्ट की है, कि जो कैदी हैं वो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए नीति निर्धारण के संबंध में उनकी सलाह, उनके सुझाव मानने योग्य नहीं है। तर्क में तो गांधी जी का कोई सानी नहीं था ना। सबसे भीषण आलोचना की सुभाष बाबू ने। जब पूरे देश का उत्साह चरम सीमा पर था, तब एक छोटी सी घटना के कारण आंदोलन वापसी का निर्णय राष्ट्रीय आपदा के समान है, ठीक है ना। समस्या क्या थी कि वो 1 साल की अवधि पूरी हो गई। यंग इंडिया में लिखा था ना कि मेरे सभी निर्णय अगर सही तरीके से लागू कर दिए जाएं तो देश को 1 साल में स्वराज्य मिल जाएगा। तो 1 साल पूरा हो गया, ठीक है ना। तो अब कुछ लोग पूछ सकते थे, सुषमा जैसे, सोनू जैसे, कि वो 1 साल हो गई है, मतलब मेरे से आके नहीं पूछते तो आपस में तो पूछ लेते यार, वो 1 साल हो गई यार, और अब तक स्वराज्य का किधर से आ रहा है वो, है ना। हाँ वो कोर्स का, हाँ यहाँ वो कोर्स कब होएगा। ठीक है ना। अब तो परीक्षा के ही 15 दिन बचे हैं, ठीक है ना। तो कोर्स तो परीक्षा के बाद हो जाएगा, क्या है। वैसे भी अपन कौन से तात्कालिक रूप में पढ़ते रहते हैं भाई। टारगेट लक्ष्य निर्धारण तो अपनी जिंदगी का हिस्सा है ही नहीं ना, क्या है? बोलो कि अगर भाई आपकी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारण रहा है तो मेरे को बताओ। गांधी जी ने कहा था कि 1 साल में स्वराज्य मिल जाएगा। वैसे तुमने कह रखा है क्या कि 1 साल में, कि 5 साल में, कि 6 महीने में, कि यावत जीवेत, ये क्या मसलम करा, यावत चंद्र दिवा करो, जब तक सूरज उगता रहेगा और चांद डूबता रहेगा तब तक के लिए। तो भाई हमको ऐसा, जो गोल हम निर्धारित करते हैं उसका हमको टाइम लिमिट भी तो निर्धारित करनी चाहिए ना। ये काम हम इतने दिन में करके रहेंगे। तो जब हम ऐसा कमिटमेंट खुद से करेंगे तो उस काम को करने की ऊर्जा आएगी हमारे अंदर, और हम उसमें परफेक्शन देने की कोशिश करेंगे,
और फिर अगर हम पूरा परफेक्शन देके वो काम करेंगे फिर भी वो काम नहीं होगा तो हम कोई मजबूत निर्णय लेंगे, फिर हम भाई अब अपन को क्या करना, हम कर भी रहे हैं, हम नहीं भी कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी अरेस्ट हो गए और अरेस्ट हुए 10 मार्च को, 10 मार्च 1922 को, और न्यायाधीश CN ब्रूमफील्ड की कोर्ट में उन पर धारा 120A सेडिशन लॉ, राजद्रोह लगाया गया और गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा सुना दी। जज ने गांधी जी से कहा आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है? गांधी जी ने कहा अब मुझे कुछ नहीं कहना जज साहब, अब आपने आज मुझे तिलक के समान खड़ा कर दिया है। अरे बाल गंगाधर तिलक पर भी तो यही धारा लगाई गई थी ना, तो गांधी जी को कहाँ रखा गया? लेकिन गांधी जी की किस्मत इतनी जोरदार थी कि एक बार फिर उसने गांधी जी का साथ दिया और गांधी जी जेल में पड़ गए बीमार, और अंग्रेज सरकार परेशान हो गई कि यार जेल में अगर कुछ हो गया तो गांधी जी को 2 साल में ही जेल से, किस्मत जोरदार नहीं है। 1915 में भारत लौटे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादियों के सबसे बड़ा नेता, निष्ठावादी, ऐसे आंदोलन शुरू किया है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा नेता चला गया, कौन? बाल गंगाधर तिलक। अभी जेल से बाहर आएंगे, चित्तरंजन दास चले जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन से इंग्लैंड से लौटेंगे, मोतीलाल नेहरू चले जाएंगे। तो गांधी जी के सभी कामों में उनकी किस्मत बढ़ चढ़कर उनके, तिलक चले गए, तिलक की अर्थी को कंधा दे रहे थे गांधी जी, तो तिलक समर्थकों को अब एक ही आदमी दिखाई दिया, तिलक नहीं तो कौन? चित्तरंजन दास चले गए तो चित्तरंजन दास के वहां रहने चले गए 10-12 दिन, मोताड़ी में बैठने चले गए। तो चित्तरंजन दास के समर्थकों को लगा कि चित्तरंजन दास के समर्थकों को तो संबोधित किया गांधी जी ने वहां, जैसे पूना में तिलक के समर्थकों को संबोधित किया कि हमारा सबसे बड़ा सितारा चला गया है, उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर भी हमको उनके छोड़े हुए कामों को आगे हम सब मिलके काम करेंगे। तो तिलक के समर्थक आ गए, चित्तरंजन दास के समर्थक आ गए, मोतीलाल नेहरू तो कहीं गए जाते जाते, गांधी जी देश आज़ाद होगा, वो सूरज उगेगा, सुबह होगी, लेकिन अफसोस हम वो सूरज नहीं देख पाएंगे। गांधी जी ने कहा कोई दिक्कत, मैं समझ गया, मैं उसे सूरज जरूर दिखाऊंगा। दिखाया ना सूरज उसको, जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब रात के 12 बजेंगे। अरे दिखा दिया ना सूरज। फिर ऐसे ऐसे बड़ा सोचा करो थोड़ा, फिर कल पढ़ेंगे। अभी क्या, इस क्लास को अगर अपन 2 घंटे कर देंगे ना तो तुम्हारा मामला थोड़ा सा डवाडोल हो जाएगा, है ना? 2 घंटे में वहां नहीं पहुंच जाते, कहाँ? 7 अवज्ञा पे 1 घंटे में थोड़ा ठीक